गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को। क्या हाल है भाई, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बहुत खुश रहें सारे बच्चों को। गुड आफ्टरनून श्रेय, पुरुषोत्तम, विराट, हिमेश, विवेक खरे, आर्यन शर्मा, निभा कुमारी, सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा एनर्जी तो नहीं आता होगा, या एनर्जी आती है पढ़ाई करने की? कितने बच्चों को खूब सारी एनर्जी आती है पढ़ाई करने की? सर अच्छा चल रहा है, खुश रहे पद्माक्ष। सिद्धार्थ राज का एक कमेंट आया है, गो कोरोना। हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 10 से 12 बार भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस कोरोना बीमारी से निजात पाएँ, ताकि हम और आप मिल के पढ़ाई ऑफलाइन मोड में भी कर सकें अच्छे से। वेरी गुड, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। दोपहर में नहीं आती, दोपहर में जनरली लोग, सही बात है, थोड़े ढीले हो जाते हैं। उसके लिए थोड़ा कम खाएं, ठीक है ना? मतलब भारी खाना ज़्यादा नहीं खाएं, नहीं तो उससे नींद ज़्यादा आती है। और मैथ्स पढ़े उस समय, जितना मैथ्स पढ़ेंगे उतना कम नींद आएगी, ठीक है? तो हम लोग अपने होमवर्क डिस्कशन पे आते हैं। होमवर्क डिस्कशन में शायद हमारा DPP 4 था, और DPP 4 के आंसर शायद हमने दे रखे हैं, राइट? तो DPP 4 में जिस बच्चे को कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट पूछना है, तो बतला सकते हैं। वेरी गुड। किसी को नहीं नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरे ख्याल से DPP 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डाउट्स हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? जोश इज वेरी हाई, वेरी गुड। तो 1 से लेकर पहले 5 तक में बताएं, उसके बाद हम 7 वगैरह वगैरह पे चलेंगे, ठीक है ना? 1 से लेकर 5 तक में कोई पूछना चाहता है? एक क्वेश्चन शायद 4 आया है, 3 भी है क्या? 3 भी एक दो बच्चों का डाउट है। 3 तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा इस पूरे एक्सप्रेशन को शायद ओपन करने जैसा ही है मामला। तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना? और बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में ये किसके बराबर आएगा, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है क्या सबको? तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी लगा देते हैं। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लगाते हो तो पहला टर्म क्या हो गया 1, प्लस क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस क्या आएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और फिर माइनस क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो देख सकते हो ज्यादा कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। समझ में आएगा? जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई कैन फील कि ये जो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है इधर प्लस साइन से आ रहा है, और ये जो है माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है ना? तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस ऑफ 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 टर्म, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा। देख लो आप लोग, ठीक है? तो मैं ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख देता हूं साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों से कॉस स्क्वायर बीटा बाहर निकाल लीजिए। तो कॉस स्क्वायर बीटा अगर इन दोनों से बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1? दैट इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो गया बच्चों माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते ही यहां 1 बचेगा, और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा।
तो दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा, ये सेकंड कर दिया क्या मैंने? कोई बात नहीं। तो अगर किसी को सेकंड में डाउट हो तो मेरे ख्याल से उनका भी क्लियर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो अगर किसी को 2 में डाउट था तो मेरे ख्याल से वो भी सॉल्व हो गया है, और नहीं डाउट था तो कोई बात नहीं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। और दूसरी चीज ये एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखते हैं। तो हम लोग को ये दो एक तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोग बोलेंगे कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक तो यहां से हम चाहें तो tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक्स साइन अल्फा इक्वल्स वाई कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को इधर ले आओ और एक्स को इधर ले आओ। नहीं, हालांकि कॉस अल्फा को इधर ले आओ और एक्स को इधर ले आओ, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? y अपॉन एक्स। इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर। यहां पे भी इस पूरे टर्म को आप चाहो तो tan अल्फा में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? बहुत सिंपल है। आप चाहो तो सबसे पहले इससे cos क्यूब अल्फा बाहर निकाल लो, तो x इंटू tan क्यूब अल्फा प्लस वाई। मैंने क्या किया है बच्चों? इधर से cos क्यूब अल्फा बाहर निकाल लिया है। तो जैसे ही आप cos क्यूब अल्फा बाहर निकालोगे तो sin क्यूब अल्फा अपॉन cos क्यूब अल्फा विल बी tan क्यूब अल्फा, और cos क्यूब अल्फा को उधर भेज दो। तो cos क्यूब अल्फा को, ये समझ में आया कि वी हैव टेकन दिस cos क्यूब अल्फा कॉमन। cos क्यूब अल्फा कॉमन होने के बाद ये बाहर आ जाएगा, ये इधर है, और ये देखना sin अल्फा cos अल्फा, सही है। तो एक cos अल्फा यहां से कटेगा, तो बचेगा कितना? cos स्क्वायर अल्फा। कितना बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा। अब यहां से देख सकते हो x और tan क्यूब अल्फा यहां से निकाल लो, y क्यूब अपॉन x क्यूब। कितना आएगा? tan क्यूब अल्फा y क्यूब अपॉन x क्यूब। और ये cos स्क्वायर अल्फा को इधर डिवाइड कर लो, तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। एक तो tan अल्फा बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? sec अल्फा। एक तो tan अल्फा बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? sec अल्फा। एक tan अल्फा को y बाई x लिख लो, और sec अल्फा को लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। sec अल्फा को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फिर से समझा दे रहा हूं। cos क्यूब अल्फा बाहर निकाला पहले, इधर sin अल्फा cos अल्फा में से एक cos अल्फा कट गया, जो बचा cos स्क्वायर अल्फा है उसको मैंने इधर ले जाके डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो एक cos अल्फा sin अल्फा खा गया, तो कितना बचा? tan अल्फा। और एक cos अल्फा जो नीचे था उसको मैंने ऊपर ले जाके क्या लिख दिया? sec अल्फा। tan अल्फा को y बाई x से रिप्लेस कर दिया, और ये जो sec अल्फा था उसको मैंने लिख दिया रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। एक देख सकते हो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां से मेरे ख्याल से एक y भी कॉमन आ रहा है, एलसीएम। तो अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है? y बाई एक्स, और एलसीएम लोगे तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, और एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल आउट होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या लग रहा है कि कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है ना। तो इसके आगे ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अगला कोई सवाल हो तो बताएंगे। 4 से लेकर 7 तक में कोई पूछना हो। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे ये बार बार स्पैम कर रहे हैं वो ना करें, नहीं तो फिर उस केस के लिए फिर दूसरी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से 5 शायद दिख रहा है, और जो बच्चे 2 से 4 बार लिख रहे हैं वो ना लिखें, वैसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। 5, तो 5 में क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स
क्यूब रूट ऑफ 6x प्लस 28 क्यूब रूट ऑफ 6x माइनस 28 इक्वल टू 2। देख लो एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्यूब रूट ऑफ 6x प्लस 28 और क्यूब रूट ऑफ 6x माइनस 28 इक्वल टू 2। अब हम लोग को इसमें शायद x के लिए सॉल्व करना है, तो x के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। एक तो दिख रहा है कि जो 6x प्लस 28 है और 6x माइनस 28 है, इसका डिफरेंस फिक्स है। नहीं, इसका डिफरेंस फिक्स है तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ 6x प्लस 28 को मान लेते हैं कुछ l, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 6x माइनस 28 को क्या मान लेते हैं m। क्यूब रूट ऑफ 6x प्लस 28 को क्या मान लिया है l, और क्यूब रूट ऑफ 6x माइनस 28 को कितना मान लिया है m। तो ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा l माइनस m इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा रिलेशन l माइनस m इक्वल टू 2। यहां से देख सकते हो कि जो l क्यूब है दैट विल बिकम 6x प्लस 28, और यहां से जो m क्यूब है दैट विल बिकम 6x माइनस 28। और मैंने आपको क्या बताया था कि 6x प्लस 28 और 6x माइनस 28 का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट। तो इस चीज का हम यूज कर सकते हैं। देख सकते हो कैसे, हम दोनों को घटा देते हैं। हम दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एल क्यूब माइनस एम क्यूब, और ये 6x कट जाएगा और 28 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा आपका 56। ये दिख गया, 6x कैंसिल हो जाएगा 28, और ये माइनस 28 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 56 हो जाएगा। और अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके दो फैक्टर l माइनस एम और इनटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस 2lm, ठीक है, इक्वल टू 56। अब यहां से देखना है l माइनस एम की वैल्यू 2 है, नहीं तो l माइनस एम की वैल्यू 2 है तो 56 कट जाएगा इधर से। ये समझ में आ रहा है कि दिस इज 2, तो 2 और 56 कटेगा तो यहां क्या बचेगा 28। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को भी इसके टर्म में लिख सकते हैं हम लोग कैसे, l माइनस एम का होल स्क्वायर, कितना l माइनस एम का होल स्क्वायर, और प्लस 2lm आएगा, और ये 2lm कितना मिल जाएगा 4lm इक्वल टू 28। ये स्टेप क्लियर हुआ सबको कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l माइनस एम का होल स्क्वायर और प्लस 2lm लिखेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4lm, nlm नहीं 4lm। अच्छा, l माइनस एम का होल स्क्वायर 2 है तो l माइनस एम 2 है तो ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4lm, और 28 में से 4 गया कितना हो जाएगा 24, और ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 6। समझ में आएगा, ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि l इंटू एम मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों। l इंटू एम क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट देख सकते हो, क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट, ठीक है, और नीचे आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 36 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। तो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, देख लेना। अब हम लोग बोले एल एम इक्वल टू 6 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6x प्लस 28, 6x माइनस 28 दैट इज 6x का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। सही है, l इंटू एम 6 आ गया है, और यहां से अब हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को, और क्यूब रूट इधर भेज दो, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद lm इक्वल टू 8 आ रहा है क्या, अच्छा देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं क्या हुआ। l माइनस एम 2 था तो ये तो 28 हो जाएगा, l माइनस एम का होल स्क्वायर, अच्छा यहां प्लस 2lm आएगा, सॉरी ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहां पे प्लस lm आएगा तो यहां पे प्लस 3lm आएगा, तो ये कैंसल आउट होके कितना बचेगा 8। तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो मेरे ख्याल से दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। समझ में आएगा। अब इसको दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आएगी इसको अपन एक बार चेक करके देख लेंगे,
और चेक करके देखोगे तो अपने आप वो बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला जो है यहां पे प्लस LM आएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक। और कुछ है तो बताएंगे। 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कोई पूछना हो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कोई पूछना हो तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। सेवन में बोल रहे हैं 25 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 34 इंटू 15 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है शायद। हम लोग को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो 25 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 9 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और 15 की पावर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो 25 की पावर में लिखा हुआ है और इसको हम 5 स्क्वायर टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 9 वाला है उसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। और ये जो 15 है इसका ये किसका प्रोडक्ट हुआ 5 इंटू 3 का, किसका प्रोडक्ट हुआ 5 इंटू 3 का। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इस चीज का ही यूज करना है हमें, समझ में आएगा। जैसे बहुत बार इक्वेशंस इस तरह के फॉर्मेट के होते हैं कि a की पावर सम फंक्शन ऑफ x इंटू समथिंग, b की पावर समथिंग और ab की पावर समथिंग। मतलब यहां पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं। एक मैं जनरल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, प्रोफाइल टाइप का ही है। आप देखिएगा कि इस तरह के फॉर्मेट में बहुत सारे सवाल बना दिए जाते हैं। k1 इंटू ए की पावर एफ एक्स, b इंटू k2 की पावर एफ एक्स, ab की पावर एफ एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम क्या करें ना कि किसी एक से डिवाइड कर दे। जैसे ab की पावर एफ एक्स से डिवाइड कर दीजिए आप। ab की पावर एफ एक्स से अगर आप डिवाइड करते हो तो ध्यान से देख लेना क्या होगा कि एक a की पावर एफ एक्स कट जाएगा या ऐसा होगा, a की पावर 2fx, b की पावर 2fx और ab की पावर क्या लिखा होगा fx। जैसे ही आप ab की पावर fx से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा k1 और a अपॉन b की पावर fx प्लस k2 b अपॉन a की पावर fx इक्वल टू k3। हम अभी क्या बतला रहे हैं, एक जनरल प्रोफाइल कि अगर इस तरह का सवाल हो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसी पैटर्न में कुछ ना कुछ लिखा होगा। k1 इज सम कांस्टेंट, k2 इज सम कांस्टेंट। समझ में आएगा। तो k1 और k2 और k3 कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स हैं। अगर हम ab की पावर fx से डिवाइड करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। यहां तक मानते हैं हम लोग। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर आपने इसको t माना, इसको क्या माना t, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी। तो अगर ये t है और ये 1 अपॉन टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक। तो इसी चीज को यहां देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको अलग कर देता हूं, ये +1 वाले पार्ट को, और यहां पे तो आप देख सकते हो कि 25 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 25 प्लस क्या हो जाएगा 9 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 34 इंटू 15 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये देख सकते हो कि ये जो 25 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको 5 की पावर 2 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और ये वही ए बी है। ये समझ में आ रहा है कि ये आप a की पावर 2fx टाइप का लिखा हुआ है, ये b की पावर 2fx टाइप का लिखा हुआ है, और ये किसके हिसाब से लिखा हुआ है ab की पावर fx। तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए, किसी से भी डिवाइड कर दो काम चल जाएगा। जैसे आप इससे डिवाइड करोगे तो आप देखना 25 अपॉन 15
ठीक है, इंटू 25 प्लस 9/15 इक्वल टू 34। आप देख लो, अब आप इसको देखोगे तो 5 और ये 3 से कैंसल आउट करोगे 3 और 5, तो आप यहां देखोगे 5/3 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या देख रहे हो 3/5 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको एक नया वेरिएबल ले लो, 5/3 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल क्या ले लो, t। तो ये आपका क्या बनेगा 25t प्लस 9/t। ये 9/t समझ में आया? ये 5/3 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर को अपने t माना है, तो 3/5 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/t, एंड दैट इज इक्वल टू 34। इसके आगे मेरे ख्याल से हर एक बच्चा कर सकता है, क्योंकि इसके बाद एलसीएम लेते ही ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 25t स्क्वायर माइनस 34t और प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक तो t की वैल्यू ऑब्वियसली 1 दिख रही है, और दूसरी वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी हो जाएगी 9/25। t की एक वैल्यू तो क्या आ गई 1, और दूसरा क्या है 9/25। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 और 9/25 रख लो आप। अब आप देख सकते हो 1 रखोगे तो 5/3 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ये समझ में 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि इसको 1 से इक्वेट किया, तो 5/3 की पावर क्या रखे कि 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्वियसली 0। और ऐसे ही 9/25 है। व्हाट इज 9/25? दिस इज 5/3 की पावर -2। ये क्या हो जाएगा 9/25 5/3 की पावर -2। तो अब एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना -2। मेरे ख्याल से दोनों सिंपल क्वाड्रेटिक्स हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करके अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। y डिवाइड बाई 15 से नहीं डिवाइड किया है, 15 की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि क्वाड्रेटिक बने। आप किसी से भी डिवाइड कर लो, इससे इससे इससे, आप जैसे ही डिवाइड करोगे ऐसे ही आपका क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है ना। करके देख लेना। और ये जनरल पैटर्न बता दिया है मैंने कि अगर इस तरह का सिंबल हो, इस तरह का कभी भी आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, तो आप किसी एक से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में बदल सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए डिवाइड किया है वो मैंने यहां से बतलाया था, एक बार वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि हम लोग उसको आगे बढ़ पाए। वीडियो को 1-2 बार लोड होने के बाद सुनिए कि क्या क्या बोला गया है। हो सकता हो कि कंसंट्रेशन उतना पक्का नहीं हो अभी। आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा, मतलब सम ऑफ द वैल्यूज निकालना है भाई, तो वैल्यूज निकालने के बाद उन सबको जोड़ दो, आ जाएगा। जैसे 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक 0 आया, तो उससे तो मेरे ख्याल से x इक्वल टू 0 और 2 आ जाएगा, और दूसरा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, तो उससे सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो 2 आ जाएगा शायद। तो अल्टीमेटली तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स है वो 4 आ ही जाएगा ना, क्योंकि 2x माइनस एक्स स्क्वायर को 0 लिखोगे तो आ ही गया 2, 0 और 2, और फिर उसके बाद आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 10। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 करना है, तो चलो करते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10। px is ax square plus bx plus c. If px is divided by x minus 2, the remainder is 6. px को बोल रहा है क्या कि x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 6। और when px is divided by x minus 1 का स्क्वायर, the remainder is 2x minus 1. Then the value of p of minus 1. काफी सिंपल सा सवाल है, और मेरे ख्याल से रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा 10 से पहले भी, और अगर पॉलिनोमियल वाला सेक्शन देखा होगा तो वहां भी ये चीज लिखी हुई मिलेगी।
बेसिक लाइन पकड़ लेते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पता है कि हम लोग किसी चीज से किसी को भाग देंगे तो ऑफकोर्स जो डिविडेंड है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब एक चीज देखना है यहां पे, px एक क्वाड्रेटिक है, px कैसा है, क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक को जब x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया गया तो क्या बचा, 2x माइनस 1, समझ में आएगा। और इसी तरीके से x माइनस 2 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 6। तो अपन यहां सोचते हैं कि जो px होगा इस वाले डेटा के हिसाब से, ये तो डिविडेंड हो गया, डिवाइजर कौन है, x माइनस 2। कोशेंट की जानकारी है क्या, नहीं, हमारे को कोशेंट नहीं पता है, लेकिन कोशेंट ये जरूर पता है कि जो भी होगा, नहीं क्या होगा, जो भी कोशेंट होगा एक पॉलिनोमियल होगा, समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द डिविडेंड, ये क्या हो गया, डिवाइजर। कोशेंट मैंने क्या पूछा आपसे कि कोशेंट क्या होगा, कोशेंट हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने कोशेंट को मान लिया एक पॉलिनोमियल ही होगा ऑफ कोर्स, तो उसको मैंने मान लिया q1x और प्लस रिमाइंडर दैट इज 6। इस इक्वेशन से मेरे ख्याल से सब लोग समझ सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वी डोंट नो कोशेंट, तो मैंने उसको एक पॉलिनोमियल q1x मान लिया है, ठीक है। अब इस रिजल्ट से हम p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। तो जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 इक्वल टू, यहां पे देख सकते हो कि दिस इज 0, दिस इज 0, और यहां पे q12 कोई भी नंबर आएगा q12 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो p ऑफ 2 इज गोइंग टू बी व्हाट, 6। इस चीज का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पे देखना कि हमने px को लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कोशेंट है, सॉरी ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड px डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो गया, रिमाइंडर। कोशेंट अभी नहीं लिखा है मैंने, कोशेंट के बारे में तुम लोगों से जानना चाहूंगा कि कोशेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोशेंट के बारे में बताएंगे। व्हाट शुड बी द कोशेंट, किस तरह के फॉर्म का कोशेंट होगा। एक ने बच्चे ने बोला q2x, अमोलगर कह रहे हैं क्वाड्रेटिक, आर्यन शर्मा कह रहे हैं पॉलिनोमियल। बिल्कुल, एक जो मतलब काफी रेलेवेंट सा आया ना कांस्टेंट, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो बच्चे हैं उन्होंने सही तरीके से बताया है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि px ओरिजिनली एक क्वाड्रेटिक है, px ओरिजिनली एक क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ ही साथ, समझ में आएगा। कोशेंट कांस्टेंट जितने ही बच्चे बोल रहे हैं दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट दिस कि मैं क्या पूछना चाह रहा था, वेरी गुड। अच्छा सुन लो, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या लिखना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे को 2x माइनस 1 दिया हुआ है, नहीं, और ये डिवाइजर दिया हुआ है, यहां कोशेंट अड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोशेंट होता है, समझ में आ रहा है क्या, वो कोई ना कोई पॉलिनोमियल होता है। आप लोगों को पहले से भी पता है कि कोशेंट क्या होगा, पॉलिनोमियल, सही है क्या। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या ये पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है क्या, नहीं। बहुत सारे बच्चों ने लीनियर लिखा है ax प्लस बी, दिस कैन नॉट बी लीनियर। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहां एक लीनियर आ गया और ये खुद क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर कितने डिग्री का बन जाएगा, 3 डिग्री का बन जाएगा। कितने डिग्री का बन जाएगा, 3 डिग्री का बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां मान लो कि कुछ अल्फा एक्स प्लस बीटा रखा, समझना ध्यान से, आपने क्या रखा, अल्फा एक्स प्लस बीटा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर आपने अल्फा एक्स प्लस बीटा लिखा तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक, जबकि ओरिजिनली क्वाड्रेटिक दिया हुआ है हमारे को px। समझ में आएगा। तो सिर्फ एक ही चॉइस हो सकता है कि यहां पे जो भी हो वो कैसा हो, कांस्टेंट। तो इसको मैंने मान लो कि अल्फा बोल दिया, ये समझ में आ रहा है। अल्फा मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि यहां डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। और कोशेंट ऐसा होना चाहिए कि px की डिग्री तो 2 ही हो, क्योंकि अगर आपने कोशेंट लीनियर या क्वाड्रेटिक जो भी आप बोल रहे हो अगर वैसा लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि px की डिग्री 2 नहीं हो पाएगी। यानी कि हम लोग इसको किस फॉर्मेट में लेंगे, अल्फा इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। समझ में आ गया यहां तक। अब p ऑफ 2 6 है, कैसा है बच्चों, p ऑफ 2 6। इसको यूज करके मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, देखना कि अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं, इसमें हम लोग x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं,
क्योंकि P ऑफ 2 की वैल्यू पता है, वी नो दिस वैल्यू। तो हम लोग बोले x इक्वल टू 2 जैसे ही रखोगे तो P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू अल्फा प्लस 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 और P ऑफ 2 कितना दिया हुआ है 6। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3। अल्फा की वैल्यू अगर 3 आ गई तो आप देखना कि px क्या हो गया, अल्फा इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो मेरे ख्याल से अब बस इसको एक्सपेंड कर लो, आपको a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। मेरे ख्याल से इसके आगे आप लोग कर सकते हो। पूछ रहा है p ऑफ माइनस 1, तो मेरे ख्याल से x को माइनस 1 रख लो इसमें। अब तो 3 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 9। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। मेरे ख्याल से अब डीपीपी का डिस्कशन ओवर हो चुका है, शीट वाले पे आते हैं। शीट पे आते हैं, शीट में भी अपन ने कुछ दिया था, शीट पे आते हैं। डीपीपी वी हैव डिस्कस्ड, बताएंगे इलस्ट्रेशन 1 2 3 में किसी को कुछ पूछना हो, इलस्ट्रेशन 1 2 3, इलस्ट्रेशन 1 2 3, ठीक है आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 1 2 3 में किसी को कुछ पूछना हो, नो वन। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, कुछ बच्चों ने शायद इलस्ट्रेशन 3 लिखा है। 3 मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मैंने, पता नहीं कुछ बच्चे लगता है नहीं पढ़ पाए। तो इलस्ट्रेशन 3 मेरे ख्याल से आप दोबारा से देख लीजिएगा, पिछला वाला वीडियो लेक्चर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेपियर्स कांस्टेंट का कुछ खास मतलब नहीं है, दैट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर लाइक पाई, ठीक है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। और कुछ है तो बताएंगे। इलस्ट्रेशन 5 तक कुछ भी पूछना हो तो जल्दी बताएंगे पहले, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। इलस्ट्रेशन 5 तक हर्ष अग्रवाल ने शायद 5 लिखा है, तो काफी एलिमेंट्री प्रॉब्लम डाउट में आ गया है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c एंड c की पावर z इक्वल टू a। नहीं, a की पावर x इक्वल टू b दिया हुआ है, b की पावर y इक्वल टू c और c की पावर z इक्वल टू a दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, ऐसे सिंपल सवाल जेई में एडवांस में नहीं आएंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो अगर नहीं हुआ तो। देखना हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 को, तो a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z, और इधर कितना आएगा b इंटू c इंटू a। सो व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी अगेन व्हाट a b c, a की पावर x और b की पावर y और c की पावर z दिया हुआ है ना। तो एक तो हम लोग यहां से भी फर्स्ट और सेकंड जो है इसको लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को यहां से आ जाएगा। जैसे इन दोनों को अगर आप यूज करोगे तो जैसे यहां से a की पावर x इक्वल टू b दिया हुआ है, और b इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हो c की पावर 1 बाई y, नहीं b इक्वल टू क्या लिख सकते हो c की पावर 1 बाई y, और हम लोग यहां पे बोल सकते हैं क्या कि c की पावर z इक्वल टू a दिया हुआ है। तो आप पहले इसको यूज कर लो, a की पावर x इक्वल टू b और b की पावर y इक्वल टू c से हम लोग इनका b इक्वल टू c की पावर y, तो यहां पे आ जाएगा c की पावर 1 बाई y। और इधर देखना यहां से आप लिख सकते हो a इक्वल टू c की पावर 1 अपॉन yz, c की पावर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन yz, और यहां से देख सकते हो क्या a कितना है c की पावर z, तो यहां से c की पावर z, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं ध्यान से देख लीजिए। a की पावर x इक्वल टू b था, b की पावर y इक्वल टू c था, तो b की पावर y अगर c है तो उसको उधर भेजोगे तो b इक्वल टू c की पावर 1 बाई y आ जाएगा। सही है सबके लिए। यहां से देखना a की पावर x इक्वल टू b, तो b मैंने यहां से ये यूज कर लिया c की पावर 1 अपॉन y, तो यहां से a कितना आ गया
यहां से a कितना आ गया, x को उधर भेजोगे c की पावर 1/xy, और लास्ट वाले से c की पावर z इक्वल टू a है, नहीं c की पावर z इक्वल टू a है लास्ट वाले से, तो a यहां पे क्या आएगा, c की पावर 1/xy। तो यहां से z इक्वल टू कितना बनेगा कंपेयर करने के बाद 1/xy, और यहां से xyz की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1। देख सकते हो फिर से, a की पावर x इक्वल टू b था, तो हम लोग बोल रहे हैं b की पावर y इक्वल टू c है, तो b इक्वल टू c की पावर 1/y। अब ये जो b की पावर b इक्वल टू c की पावर 1/y आया है, यहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और a की पावर x इक्वल टू c की पावर 1/y से क्या लिख दिया, a इक्वल टू c की पावर 1/xy, और फिर जो c की पावर z इक्वल टू a था इसको यूज कर लिया मैंने, क्योंकि a इक्वल टू c की पावर 1/xy है, तो ये आ जाएगा, और वहां से xyz इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, 1। और कोई सवाल है? इलस्ट्रेशन 5 तक कुछ और है तो बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 5 के आगे कुछ है तो बताएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, 6 वाला भी कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में एक बार देख लेते हैं कि और क्या क्या पॉलिनोमियल में है। तो जैसे कि आपने पॉलिनोमियल, हाँ इलस्ट्रेशन 7 और 6 दोनों करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया था, कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, एफ एक्स इक्वल्स an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल a नॉट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलिनोमियल। अगर यहां पे जितना भी x है उनके एक्सपोनेंट्स कैसे हो, यहां पे जितने भी x हैं उन सबके एक्सपोनेंट्स कैसे हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें बताया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर हम लोग बोल रहे लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पे क्या हो जाएगी, n, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बोलते हैं रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, या फिर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आगे चल के सॉल्यूशन को और ज्यादा क्लियर करेंगे हम लोग। रूट्स और जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि अगर एक एफ एक्स इक्वल टू इस तरह का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का, हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल लिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अगर आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो भी देख सकते हो कि वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 6 प्लस 5 कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही अगर आप हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके 2 फैक्टर आएंगे, ये 2 और 3, सॉरी हाँ, f ऑफ 5 निकालो, f ऑफ 5 निकालोगे तो 25, दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 6x प्लस 5 दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, f1 भी 0 f5 भी 0 है, तो ये जो 1 और 5 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉलिनोमियल की जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसका रूट या फिर उसका जीरो या फिर उसका सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो फॉर x इक्वल टू अल्फा, अगर एफ एक्स 0 आ रहा है, नहीं, फॉर x इक्वल टू अल्फा अगर एफ एक्स 0 आ रहा है, तो हम लोग यहां सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर x इक्वल टू अल्फा पे अगर एफ एक्स 0 आ रहा है तो अल्फा को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका रूट या जीरो या पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहे हैं कि रूट, जीरो और पॉलिनोमियल जो भी टर्म्स आपके पास आ रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर किसी x इक्वल टू अल्फा पे अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो उसको रूट बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको रूट, जीरोस और सॉल्यूशन के बारे में समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हम लोग बोल रहे थे क्या, रिमाइंडर थ्योरम या जो भी है फैक्टर थ्योरम हम लोग देखते हैं।
देख लीजिए ध्यान से रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो कि हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है fx, हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या है fx, और इस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिवाइड किया है मान लो एक एक्सप्रेशन x माइनस a से। हम लोग क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉलिनोमियल fx, ये एक पॉलिनोमियल है और हम लोगों ने इसको किससे डिवाइड किया है x माइनस a। ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो fx है इसकी डिग्री हम लोग जो है वो 1 या 1 से ज्यादा मान रहे हैं। समझ में आएगा? हम लोग जो डिग्री होगा fx की पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री है वो हम लोग 1 या 1 से क्या मान रहे हैं, ज्यादा। फिर से एक बार बोल देते हैं fx पॉलिनोमियल है एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय x माइनस a। सही है क्या? तो अगर कोई पूछता है कि x माइनस a से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचेगा, नहीं, x माइनस a से अगर हम पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं, अगर x माइनस a से पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर? तो हम लोग बोलते हैं कि द रिमाइंडर विल बी fa। हम लोग क्या बोलते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ a। रिमाइंडर थ्योरम का बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सपोज देयर इज अ पॉलिनोमियल fx और हम उसको डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर या किसी एक्सप्रेशन x माइनस a से। हम लोग किसी एक्सप्रेशन x माइनस a से डिवाइड करते हैं एंड वी आर आस्किंग कि व्हाट इज द रिमाइंडर। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज f ऑफ a। आप देख सकते हो कैसे, समझना। अगर हम लोग फिर से वही चीज से आगे बढ़े कि डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। समझना, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोग के पास ये ट्रू रिलेशन है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो व्हाट इज द डिविडेंड हियर? ये जो पॉलिनोमियल fx है वही है। व्हाट इज द डिवाइजर हियर? x माइनस a। और कोशेंट जैसा कि मैंने बताया कि सपोज इट टू बी q1x। नहीं, सपोज कर लेते हैं क्या कि जो इसका कोशेंट है वो कितना है, q1x। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है उसको हम लोग r से डिनोट कर देते हैं, इसके रिमाइंडर को किससे डिनोट कर देते हैं, r से। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सुनना ध्यान से, कि अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से और कोशेंट q1x मान लेते हैं एंड द रिमाइंडर इज सपोज r। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे ही आपने x इक्वल टू a रखा तो रिमाइंडर अपने आप इवैल्यूएट हो जाएगा। x इक्वल टू a रखा तो रिमाइंडर अपने आप कैसे इवैल्यूएट हो जाएगा कि ये f ऑफ a एंड दिस इज a माइनस a 0 इंटू q1a और प्लस क्या आ गया, रिमाइंडर। सो व्हाट इज रिमाइंडर हियर? रिमाइंडर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, f ऑफ a। समझ में आ गया सबको कि हम लोग यहां बोल रहे हैं क्या कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, फिर से बोल रहा हूं कि अगर एक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिवाइड किया x माइनस a से तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज गोइंग टू बी व्हाट, f ऑफ a। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सिंपली f ऑफ a। डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ग्रेटर देन 1। डिग्री ऑफ डिवाइजर ग्रेटर देन 1 है तो ऑफ कोर्स हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और उसके बाद वैल्यूज रखेंगे। उस केस में हम डायरेक्ट रिमाइंडर पे तो कैसे पहुंचेंगे? हम लोग बोल रहे हैं क्या कि बार बार आपको इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि मान लो कि हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 से, नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डिविडेंड हो गया fx और हम लोगों ने मान लिया कि ये जो भी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है ना, सुनिएगा, हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है और हम लोगों ने हायर डिग्री 1 से ज्यादा डिग्री से डिवाइड किया, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 से, और इसकी डिग्री हमने क्या बोली, 2 या 2 से क्या है, ज्यादा, इंटू q1x और प्लस रिमाइंडर। तो पहले तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो जनरल रिमाइंडर होगा उसका डिग्री क्या होगा। जनरल रिमाइंडर का मतलब समझ रहे हैं कि हो सकता है किसी किसी केस में कुछ पर्टिकुलर चीज आ रही हो, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जनरल रिमाइंडर किस फॉर्म का होगा, कोई बतलाएगा? व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ जनरल रिमाइंडर?
कि अगर हम लोग मान लो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल एफ को, जहां पे एफ की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है, हम लोगों ने उसका क्वोशिएंट मान लिया है q1x, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर एक विवेक खरे का आया है कांस्टेंट, तो जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं सब गलत हैं। हाँ, अब कुछ सही आया है कि दिस रिमाइंडर मस्ट बी व्हाट? लीनियर। मतलब जो रिमाइंडर का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? लीनियर। अब बोलोगे क्यों? जैसे अगर हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल लें कि मान लो किसी नंबर को आपने 7 से डिवाइड कर लिया, 7, एक कांस्टेंट में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि मान लो कि हम लोगों ने एक नंबर को 7 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर 7 या 7 से ज्यादा आ सकता है? सोच के बताओ। हम लोग बोले कि कोई एक नंबर है और एक नंबर को मैंने 7 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद मैं बोलूं कि रिमाइंडर 7 या 7 से ज्यादा आता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 7 या 7 से ज्यादा आ रहा है तो आप उसको फिर से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 7 या 7 से ज्यादा आपको लग रहा है कि यार ये रिमाइंडर से 7 से ज्यादा आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग बोले उसको फिर से क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड। अब यहां पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, तो अगर आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं हम लोग कि क्या रिमाइंडर का फॉर्मेट क्वाड्रेटिक हो सकता है? नो। क्या रिमाइंडर का फॉर्मेट क्यूबिक हो सकता है? नो। क्या रिमाइंडर का फॉर्मेट बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो आप उस क्वाड्रेटिक से उसको फिर से डिवाइड कर दें, आप उस क्वाड्रेटिक को फिर से उससे क्या कर दें? डिवाइड। समझ में आ रहा है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल को, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वाड्रेटिक को डिवाइड किया, नहीं, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया आपने क्वाड्रेटिक से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है, वो क्यूबिक नहीं हो सकता है, वो 4 डिग्री नहीं हो सकता है, वो हमेशा उससे 1 डिग्री क्या होगा? कम। यानी कि अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है तो हम लोग बोल सकते हैं उसका रिमाइंडर कैसा हो सकता है? लीनियर, या उससे कम हो सकता है। मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर केस में a की वैल्यू 0 आ जाए, इट इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कि हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसका जनरल फॉर्मेट लीनियर होगा। कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है। उसका सिंपल लॉजिक क्या है कि मान लो कि कभी डिवाइड करते वक्त a 0 आ गया, ये जो एक्स कोएफिशिएंट है ना, कि अगर a 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस केस में क्या बनेगा? कांस्टेंट। जो बच्चे लिखने में ध्यान दे रहे हैं वो थोड़ा लिखें कम और पूरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने। अगर पूरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे तो लिखने की एनर्जी आपकी शायद बच जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा? रिमाइंडर, वो उससे 1 डिग्री क्या होगा? कम होगा। और वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि दैट कैन बी लीनियर, दैट कैन बी कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट इन सम पर्टिकुलर केसेस बनेगा। जैसे अगर मैंने आपको डिवाइड करके दिया ऐसे, तो आप सीधा नहीं कि आप ऐसे बी ले लीजिए, बी लेने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बोले आपको लेना तो पड़ेगा क्या? लीनियर। हाँ, आगे चल के अगर कोएफिशिएंट ऑफ x 0 आ जाए तो हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। एक चीज और सुनिए, अगर मान लो आपने क्यूबिक से डिवाइड किया, आप अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, अगर आपने क्यूबिक से डिवाइड किया तो हम लोग बता सकते हैं क्या कि जो रिमाइंडर का फॉर्मेट होगा, जनरल फॉर्मेट, वो क्या आएगा? अगर आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मेट ऑफ द रिमाइंडर? वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से रेलेवेंट कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं कि जो भी होगा वो क्वाड्रेटिक, हम लोग को क्वाड्रेटिक और बिलो नहीं लिखना है, हमारे को क्वाड्रेटिक लेके चलना पड़ेगा। वो बिलो आ जाए तो उस पर्टिकुलर सवाल की अहमियत होगी। बाकी हम लोग पहले से कुछ एजम्पशन नहीं ले सकते हैं, हम पहले से सिर्फ एक ही एजम्पशन ले सकते हैं कि अगर मैंने क्यूबिक को डिवाइड किया है, सॉरी क्यूबिक से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर किस फॉर्मेट का आएगा? क्वाड्रेटिक। हाँ, आगे चल के अगर a 0 हो जाए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आप मानते हो उसको क्वाड्रेटिक को, तो a 0 आ जाए, b 0 आ जाए, वो अलग बात है। समझ में आया क्या? कोई बोले कि सर c आएगा, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है c भी 0 हो जाए, तो वो डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा फैक्टर ही बन रहा हो, लेकिन हम जनरल क्या लेके चलेंगे? क्वाड्रेटिक। तो मेरे ख्याल से क्लियर है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या बोला कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कैसा आएगा? f ऑफ a। और इसको अपन ने यहां प्रूफ भी करके दिखाया है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दूसरी बात यहां से ले जाने वाली क्या होगी कि अगर आपने एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो रिमाइंडर का जो फॉर्मेट होगा वो डिवीजर से, ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे अगर आपने एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर का फॉर्मेट लेंगे जनरल, वो क्या लेंगे? जो भी डिवाइजर है
उससे 1 डिग्री कम, उससे 1 डिग्री कम। और उसका भी लॉजिक मेरे ख्याल से क्लियर एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अगर उतना या उससे ऊपर का आता है तो फिर से आप डिवाइड दे सकते हैं पूरी चीज को, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। ऐसे ही कि अगर कोई पॉलिनोमियल एफ(x) है और उसका कोई फैक्टर है x माइनस ए, ठीक है ना। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर है क्या, x माइनस ए। समझ में आ रहा है? अगर एक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या है, x माइनस ए। सुनना ध्यान से। तो व्हाट कैन वी से कि अगर ये इसका फैक्टर है तो f ऑफ a को क्या होना पड़ेगा, 0। नहीं समझ में आया? f ऑफ a को क्या होना पड़ेगा, 0। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने लिखा है, समझ में आ गया। गॉट इट सर। सुधीर सिंह का शायद ओरिजिनल डाउट था, तो मेरे ख्याल से वो क्लियर हो चुका है। वेरी गुड। तो हम लोग एक फैक्टर थ्योरम भी देख रहे हैं। फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल है कि fx को अगर आपने डिवाइड किया, सॉरी fx का कोई फैक्टर है x माइनस ए, fx का क्या है, फैक्टर x माइनस ए, तो f ऑफ a क्या आ जाएगा, 0। अब सुनना, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर fx का फैक्टर है x माइनस ए तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू सम कोशेंट। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, रिमाइंडर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिमाइंडर ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ए रखिएगा आप, तो f ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0। f ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर fx का एक फैक्टर x माइनस ए है तो f ऑफ a हैज टू बी 0 बिकॉज द रिमाइंडर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 0। और हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों देख लिया है। अब इसको देखने के बाद जो इलस्ट्रेशंस हैं उसको हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, जो भी लिखा हुआ है। डीपीपी में जो अभी 10 नंबर क्वेश्चन भी था वो भी इसी से इंस्पायर्ड था। जैसे किसी बच्चे ने इलस्ट्रेशन 6 लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। सुनना, ये fx हो गया नहीं, और fx को किससे डिवाइड किया गया है बच्चों, fx को डिवाइड किया गया है x माइनस a से, और पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था रिमाइंडर का f ऑफ a। तो f ऑफ a यहां से निकाल लो, तो f ऑफ a क्या हो गया, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 5a। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 5a। ठीक है। किसी ने पूछा था शायद इलस्ट्रेशन 7 भी, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए। ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। ये एक अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत बार आएगा, तो आप अगर इसको अच्छे से सॉल्व करना सीख जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। 7 ने बोल रहा है क्या कि अ पॉलिनोमियल ऑफ इन x is of degree greater than 3 leaves remainder 2, 1 और -1 when respectively divided by x minus 1, x plus 2 and x plus 1, right? तो इसका सिंपल मतलब है कि हम अगर उस पॉलिनोमियल को fx माने, नहीं, हम उस पॉलिनोमियल को क्या माने, fx। सुनना ध्यान से। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जब आपने इसको x minus 1 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 2। फिर आपने किससे डिवाइड किया, x प्लस 2 से, तो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 1। और फिर हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, x प्लस 1 से, तो -1। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने, कि एक पॉलिनोमियल है 2, 1 और -1 रिमाइंडर दे रहा है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 से। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x प्लस 2 और इनटू क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1। तो काफी सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिए। अभी जो हमने थ्योरम्स बताए थे उसी पे बेस्ड है। पहली चीज कि अगर इससे डिवाइड करो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो मैंने अभी बताया था ना कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड कीजिएगा, अगर आप एक पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कीजिएगा, x माइनस a से, व्हाट इज द रिमाइंडर, f ऑफ a। नहीं,
हमने एक पॉलिनोमियल fx को डिवाइड किया x माइनस ए से, तो पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा, मतलब डिवाइड करने का जो रिमाइंडर आएगा वो ff a आएगा। यहां देखना fx को जब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। fx को जब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, जबकि हमें पता है कि fx को अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर f ऑफ a आता है। तो इसका मतलब कि अगर आपने fx को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो मेरे हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा, f1। मेरे हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा, f1। और क्वेश्चन ने इसको किसके बराबर दे रखा है, 2। ये पहला इक्वेशन क्लियर हुआ कि f1 2 कैसे आया, क्योंकि हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि fx को अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर fa आ रहा है। अब हम यहां पे fx को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से रिमाइंडर f1 आना चाहिए। क्वेश्चन 2 दे रहा है तो f1 2 हो गया। और जस्ट लाइक दिस x प्लस 2 से डिवाइड किया fx को, तो मेरे हिसाब से रिमाइंडर f माइनस 2 आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1। और तीसरा केस x प्लस 1 से डिवाइड किया तो f ऑफ माइनस 1, और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है, माइनस 1। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि ये डेटा किस तरीके से आ गए हैं, सही है। अब क्या बोल रहा है कि fx को इस क्यूबिक से डिवाइड कर दिया, तो मैं फिर से वही कंडीशन लगा रहा हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। इनटू कोशेंट। और अब सवाल आता है रिमाइंडर। अब सवाल क्या आता है, रिमाइंडर। व्हाट विल बी रिमाइंडर, कोई बतला सकता है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो हम लोग बोले कि रिमाइंडर कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। तो जो बच्चे अभी तक बोल रहे थे कांस्टेंट होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, वो थोड़े सतर्क हो जाएं, ठीक है ना। अभी भी तो हम ले ले जो रिमाइंडर होगा, क्योंकि आपने क्यूबिक से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एक क्यूबिक से, तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा दैट मस्ट बी क्वाड्रेटिक। तो हम जो रिमाइंडर लिखेंगे दैट रिमाइंडर विल बी व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम लोग बोले वो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये सबको क्लियर हो गया। अब हम यहां पे इन डेटास को यूज कर रहे हैं, जैसे f1, तो अब ये ट्रू है सबके लिए, तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो f1 में ये 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट सबको दिख रहा है। और f1 किसके बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2। फिर हम x इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं, या पहले चाहो तो माइनस 1 रख लो या माइनस 2 रख लो। तो f ऑफ माइनस 2 निकालोगे तो फिर से अब ये टर्म 0 हो जाएगा, f ऑफ माइनस 2 निकालते ही, इसकी वजह से सब 0 हो जाएंगे। तो 4a माइनस 2b प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। और लास्ट केस f ऑफ माइनस 1 अगर निकालते हो तो अब ये वाला टर्म के कारण 0 हो जाएगा ये पूरा, और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब चाहो तो आप 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो चाहो तो उसको घटा घटा के सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहो तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने आप 3a माइनस 3b, ये दिख रहा है 4a माइनस a 3a, और ये माइनस 2b माइनस b माइनस 3b, और ये गया इक्वल टू कितना आएगा, -1। इन दोनों को चाहो तो घटा दो, तो 4a माइनस a 3a माइनस 2b प्लस b, तो मेरे ख्याल से माइनस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। सही है क्या? अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, मेरे ख्याल से इसके आगे हर एक बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो इससे a b और c आ जाएगा, तो आपके पास वो रिमाइंडर आ जाएगा जो आपको चाहिए। समझ में आएगा? तो फैक्टर थ्योरम हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो x इक्वल टू 1 रखकर देख लें, अगर वो 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, और अगर 1 पे 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन वाली चीज लिखी हुई है, और फैक्टराइजेशन में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने, मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि a b c d e f g तक तो बहुत अच्छी तरीके से कर रखा हुआ काम। उसके बाद जो h है, i है, j है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से वी ऑल नो दिस फैक्टराइजेशंस, बट फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। डू योरसेल्फ 1 में किसी को कुछ पूछना हो तो बताएंगे। डू योरसेल्फ 1, डू योरसेल्फ 1 में किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। डू योरसेल्फ 1, डू योरसेल्फ 1 में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। अभी 3 के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, डिवाइड करने वाला।
जिनको क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है वो जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पूछिए। ये करवाया गया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, समझ में आएगा। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैंने वो चीज बतला रखी है, आप एक बार करके देखिए बच्चे। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से लिख दिया है, ठीक है ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 का भी तरीका लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है, तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ऐसा सवाल बताया था कि ये 3 की पावर 2x है, ये 12 हो गया 3 into 4 और ये हो गया आपके पास 4 की पावर 2x, समझ में आएगा। तो मैंने बोला था कि किसी एक से आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप मान लो 12 की पावर x से डिवाइड करते हो, तो दिस इज 9 अपॉन 12 की पावर x, ठीक है, माइनस 84 प्लस 27 इंटू 16 अपॉन 12 की पावर x। फिर से उसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया था, k1 इंटू a की पावर जो भी था 2fx और b की पावर 2fx और ab की पावर fx, समझ में आया क्या। देखना ध्यान से, यहां पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पे ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो आप चाहें तो 3/4 की पावर x को t मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा 64t माइनस 84। तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप t की वैल्यू क्वाड्रेटिक बना के निकाल लीजिए और t की वैल्यू क्वाड्रेटिक निकाल के फिर उसमें रखकर फिर से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई पूछना है तो बताएंगे। डू योरसेल्फ 1 में एनी मोर क्वेश्चंस, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके आगे कर सकते हैं सब बच्चे। डू योरसेल्फ 1 में कुछ और पूछना हो तो बताएंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। 4 बेटा फिर से वैसा ही हो गया, 2 की पावर x/4 को t मान लीजिए आप, 2 की पावर x/4 को क्या मान लीजिए t, और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 की पावर x/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, सही है। और यहां से आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर x/2 इक्वल टू t स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से 2 की पावर x/4 को जैसे ही आप t मानेंगे, 2 की पावर x/2 क्या हो गया t स्क्वायर। अब एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया ये 3t स्क्वायर माइनस 7t इक्वल टू 20। यहां से t की वैल्यूज निकाल के वापस से रखिए, अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कोई डू योरसेल्फ 1 में लग रहा हो तो बताएंगे। डू योरसेल्फ में और कोई 1 में, ठीक है सबके लिए। ओके, तो हम लोगों ने डू योरसेल्फ 1 तक कर लिया है। उसके आगे जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट जो डीपीपी होगी दैट इज डीपीपी नंबर 5। इसके अलावा जो भी डिस्कशन होगा वो अपन अगली क्लास में करेंगे। बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि अगले के लिए होमवर्क क्या हो गया आपका, डीपीपी नंबर 5, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।